प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स ने नवाबों को हरा के बंगाल पे कब्जा कर लिया। तो इसके पिछली जो हमने एक वीडियो करी थी जो नवाब के रूल्स पे करी थी कि नवाब रूल इन बंगाल और बंगाल अंडर दी नवाब, तो वो वीडियो आप देख लेना, तभी इस वीडियो पे आपको कुछ थोड़ी पकड़ बनेगी, क्योंकि ये उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई। तो औरंगजेब की डेथ होने के बाद जो बंगाल है, जो बंगाल का सूबेदार था मुर्शीद कुली खान, तो मुर्शीद कुली खान ने खुद को नवाब डिक्लेयर कर दिया था। तो वहां से नवाबों का सिलसिला चालू हो गया था। तो ये नवाब जो थे मुगलों को टैक्स वगैरह दिया करते थे, यानी मुगल्स को अपना मालिक तो मानते थे, लेकिन जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन होती है, गवर्नेंस होती है, या किससे लड़ाई लड़नी है, किससे दोस्ती रखनी है, इसके लिए ये मुगलों से कुछ सलाह मशविरा नहीं करते थे, यानी उनसे ऑर्डर्स वगैरह नहीं लिया करते थे। तो एक तरह से ये सेमी इंडिपेंडेंट हो गए थे। तो नवाबों का सिलसिला शुरू तो हो गया औरंगजेब के मरने के बाद। अगर हम एग्जैक्ट डेट की बात करें तो आप मान सकते हो कि 1720s से नवाबों का सिलसिला बंगाल में चालू हो गया था। और 1756 में एक नया नवाब बना था सिराजुद्दौला, जिससे कि अंग्रेजों की दुश्मनी स्टार्ट हो गई थी। तो उसी दुश्मनी का नतीजा यह निकला कि बैटल ऑफ पलासी की लड़ाई हुई और उस लड़ाई को अंग्रेजों ने जीता, और उस लड़ाई में जीतने के बाद बंगाल को अपने कब्जे में कर लिया। यानी अभी तक तो कंपनी के रूप में काम कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी बस बिजनेस कर रही थी, लेकिन बैटल ऑफ पलासी में उसके मुंह में खून लग गया। उसको पता चल गया कि इंडिया के किसी भी राजा को हराना इजी है। तो बैटल ऑफ पलासी के बाद उसने अपने रंग ढंग बदल लिए और इंडिया पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। तो हम इस चैप्टर में यही सारी चीजें कवर करेंगे कि कैसे अंग्रेजों ने आखिर बंगाल पे कंक्वेस्ट किया, बंगाल पे जीत पाई, बंगाल को कब्जे में ले लिया। तो 1756 में नया नवाब बना था सिराजुद्दौला। तो जब ये नवाब बना था तो इसकी उम्र थी 23 साल। ये सब हमने ठीक इसके पिछले वाली वीडियोस में कवर कर रखा है। ठीक, तो सिराजुद्दौला को जो है अंग्रेजों से शुरू से ही प्रॉब्लम थी। तो क्या प्रॉब्लम थी? तो ये अंग्रेजों को जो फरमान दिया था फर्रुखशियर ने, मुगल एम्परर्स ने, तो उस फरमान के मुताबिक था कि आप टैक्स पे नहीं करोगे, बिना टैक्स पे किए आप बिजनेस कर सकते हो। दूसरी चीज ये थी कि अंग्रेज बार बार सिराजुद्दौला से परमिशन मांगते थे कि हमको किला बनाना है, हमको बाउंड्रीज वगैरह बनानी है, और सिराजुद्दौला उनको मना कर दिया करता था। ठीक है ना? तो इसीलिए सिराजुद्दौला की अंग्रेजों से दुश्मनी हो गई नवाब बनने के इमीडिएट बाद। तो ये सब हमने पार्ट 1 में कवर कर रखा है। और दूसरी चीज क्या हुई थी कि सिराजुद्दौला जो है उसने अटैक कर दिया था फोर्ट विलियम पे, और फोर्ट विलियम पे अटैक करके वहां पे इसने 150 लोगों को मार दिया था, ब्रिटिशर्स को मारा था, जेल में डाल दिया था। ब्रिटिशर्स के जो बीवी बच्चे थे उनको जेल में डाल दिया था। तो 150 लोगों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था, और अगले सुबह जब वो कमरा खोला गया था तो 150 में से 120 लोग मर गए थे ऑलरेडी। तो ये घटना कहलाई ब्लैक होल। तो ये सब आप पार्ट 1 में देख लो, ये वीडियो देखने से पहले। तो अब अंग्रेजों की कैसी दुश्मनी हो गई सिराजुद्दौला से, ये तो आप जानते ही हो। तो सिराजुद्दौला को लगने लगा कि अब तो मुझे ब्रिटिशर से लड़ाई लड़नी ही है। तो इसने क्या किया, इसने फ्रेंच लोगों से दोस्ती बना ली। जो फ्रेंच थे वो बंगाल में तो थे ही, अकेले ब्रिटिशर्स ही तो बंगाल में बिजनेस नहीं करते थे ना। तो कलकत्ता के पास ही एक जगह थी चंद्रनगर। तो चंद्रनगर में बहुत बड़ी संख्या में बहुत बड़ी एक फ्रांस कॉलोनी थी, यानी वहां पे फ्रांस की सेना रहती थी, फ्रांस के बिजनेसमैन वगैरह रहते थे। तो सिराजुद्दौला ने वहां इन लोगों से दोस्ती की और मदद मांगी। तो ये बात जब ब्रिटिशर्स को पता चली कि एक तो ऐसे ही हम सिराजुद्दौला को पसंद नहीं करते, और अब सिराजुद्दौला हमारे दुश्मन यानी फ्रेंच लोगों से हाथ मिला रहा है, तो अब ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अब हम चुप नहीं बैठ सकते, अब हमको सिराजुद्दौला को अपने रास्ते से हटाना होगा। तो हम सिराजुद्दौला को अपने रास्ते से हटा के मीर जाफर को अगला नवाब बना देंगे। ये ब्रिटिशर्स ने फैसला ले लिया।
तो अब क्या था कि सिराजुद्दौला 23 साल का एक यंग बॉय था, नौजवान था, और मीर जाफर जो है काफी श्रूड, काफी बूढ़ा, काफी एक्सपीरियंस्ड मिलिट्री कमांडर था, बंगाल की आर्मी का डेप्यूटी कमांडर था ये, और इसी का बेटा सिराजुद्दीन का सेनापति था। अब क्या है कि जो बंगाल के वेल्दी मर्चेंट्स थे, पैसे वाले जो बिजनेसमैन और मर्चेंट्स थे, वो भी यही चाहते थे कि मीर जाफर ही अगला नवाब बने, क्योंकि ये काफी एक्सपीरियंस था और ये अंग्रेजों को मिला के चलता था, जबकि सिराजुद्दौला जो है वो अंग्रेजों से झगड़े वगैरह कर लिया करता था। तो झगड़ा करोगे तो बिजनेसमैन को तो ये चीज पसंद नहीं आएगी, बिजनेसमैन को तो शांति चाहिए। तो इसीलिए जो वेल्दी बिजनेसमैन है ये भी चाहते थे कि पैसा वैसा सपोर्ट देते थे मीर जाफर को, कि कुछ भी करके मीर जाफर अगला नवाब बन जाए। तो ये सारी कहानी अंग्रेजों को पता चल गई कि बंगाल के लोग खुद सिराजुद्दौला को हटाना चाहते हैं, और अंग्रेज तो चाहते ही थे। तो इसलिए अंग्रेजों की हिम्मत बढ़ गई, उनको लगा कि अगर हम बंगाल के नवाब पे अटैक करेंगे तो इंडिया की जो पब्लिक है वो इस बात का बुरा नहीं मानेगी। तो इसलिए जो बैटल ऑफ पलासी है, एक तरह से बैटल ऑफ पलासी लड़े जाने से पहले ये तय हो गया था कि सिराजुद्दौला जीत नहीं पाएगा। उसके अपने ही लोग इस बात के उम्मीद में थे कि कब मौका मिले और उसको हटा दूं, तो अंग्रेज भी इसी मौके में थे। तो बैटल ऑफ पलासी स्टार्ट होने के काफी पहले ही सबकी समझ में आ गया था कि इसका रिजल्ट क्या होने जा रहा है। तो ब्रिटिशर्स को ये लड़ाई लड़नी थी, सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाना था, उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती। तो उसने अपने मिलिट्री ऑफिसर, एक मिलिट्री ऑफिसर हुआ करता था रॉबर्ट क्लाइव नाम का, ये उस वक्त हार्डली 32-33 साल का था। तो रॉबर्ट क्लाइव को मद्रास से कलकत्ता भेजा गया। तब तक अंग्रेजों का कलकत्ता में उतनी इनकी ताकत नहीं थी, इन्होंने कलकत्ता को जो है 1700 में बसाया ही था, ठीक है, वहां पे फोर्ट विलियम बनाया था, तो वहां पे बहुत ज्यादा इनकी ताकत नहीं थी। हाँ, मद्रास में ये बहुत ज्यादा ताकतवर थे, मद्रास में ही रह के ये टीपू सुल्तान से भी बाद में इन्होंने लड़ाई वगैरह लड़ी, वो सब हम देखेंगे। तो ठीक है, तो मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया कलकत्ता। तो कलकत्ता आके रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, बंगाल आके, तो कलकत्ता के पास ही चंद्रनगर नाम की जगह थी जहां पे फ्रेंच लोग रहते थे, और फ्रेंच से थोड़े दिनों पहले सिराजुद्दौला ने मदद मांगी थी। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, सबसे पहले चंद्रनगर में हमला करता है, और वहां पे जो तोप वगैरह रखी हुई थी, तोप सप्लाई करने वाले थे ये लोग सिराजुद्दौला को, नवाब को, तो तोप वगैरह नष्ट कर देता है ये रॉबर्ट क्लाइव, और बुरी तरीके से चंद्रनगर को तहस नहस कर देता है, ताकि इन लोगों में इतनी ताकत ही ना बचे कि ये सिराजुद्दौला को मदद कर सके। उसके बाद ये कलकत्ता की तरफ बढ़ने लगता है, चंद्रनगर को बर्बाद कर दिया इसने, अब ये जा रहा है कलकत्ता। तो अब रॉबर्ट क्लाइव बढ़ने लगता है कलकत्ता की तरफ। तो रॉबर्ट क्लाइव के पास 3000 की फौज थी, 3000 इंग्लिश मैन थे, जबकि सिराजुद्दौला जो नवाब है उसके पास 50,000 की फौज है। तो क्लाइव ने जो है, ऑलरेडी क्लाइव को यह बात पता थी कि मीर जाफर नवाब बनना चाहता है, तो मीर जाफर को इसने पैसे वगैरह दिए, काफी ब्राइब वगैरह दिए, और जो मीर जाफर के साथ साथ जो और भी मिलिट्री ऑफिसर्स थे उनको भी पैसे दिए। अब क्यों दिए पैसे, क्योंकि जो लड़ाई होने वाली है ना कुछ ही दिनों में, तो इसलिए इन लोगों को पैसे दे दिए कि आप लोग लड़ाई में पार्टिसिपेट मत करना, सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ना ही मत। तो मीर जाफर के पास 10,000 सोल्जर्स का कमांड था, तो 50,000 में से 10,000 सोल्जर्स तो मीर जाफर के ही कहने पे चलते थे। तो मीर जाफर ने क्या किया कि वो दूर खड़ा होकर देखता रहा। ये देखो मीर जाफर की आर्मी, ये बैटल ऑफ पलासी की पेंटिंग है। तो अंग्रेज और ये दोनों तो आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन मीर जाफर अपने 10,000 सोल्जर्स को लेकर दूर खड़ा हुआ तमाशा देखता रहा, उसने बैटल में पार्टिसिपेट ही किया नहीं। अब पूछोगे कि जो मुगल एम्परर है वो क्या कर रहा है, तो मुगल एम्परर तो वैसे ही काफी कमजोर है। तो जो मुगल एम्परर था वो दिल्ली का आलमगीर II था। तो ये सारे जो औरंगजेब के बाद जो भी मुगल एम्परर बने थे ये सारे कमजोर थे, तो आलमगीर भी वैसा ही था, ये काफी कावर्ड था, डरपोक किस्म का था। तो इसने बिल्कुल इंटरवीन किया ही नहीं, क्योंकि इसको लगा कि अगर मैं इंटरवीन करूंगा तो मेरी तो इतनी ताकत है नहीं कि मैं
ब्रिटिशर्स से मुकाबला कर सकूं, तो बिल्कुल भी इंटरवीन इसने किया ही नहीं। तो अब बैटल हो रही है, तो एक तरफ नवाब है सिराजुद्दौला, और उसके जो सैनिक वगैरह हैं वो तो पहले ही ब्राइब्स ले चुके हैं, तो उन्होंने अंग्रेजों ने इनको ब्राइब दे दिया है कि वो बैटल में पार्टिसिपेट करे ही ना। तो अंग्रेजों की तरफ से कौन लीड कर रहा है? तो रॉबर्ट क्लाइव लीड कर रहा है अंग्रेजों की तरफ से। तो ये जो लड़ाई हुई ये पलासी नाम के एक गांव में हुई। तो ये पलासी नाम का जो गांव है ये बंगाल के नादिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये लड़ाई हुई 23 जून 1757 को। तो ठीक एक साल पहले जो सिराजुद्दौला के कहने पे 150 ब्रिटिशर्स को जेल में बंद कर दिया गया था, जिसमें से कि 120 मर गए थे, तो उसके कोइंसिडेंटली एक साल के बाद ही ये इतनी बड़ी बैटल होने जा रही है। तो इस बैटल का नतीजा क्या निकला कि ये बैटल 11 घंटे चली, और ऑब्वियसली नवाब सिराजुद्दौला को तो पहले ही नुकसान पहुंचा दिया था ना अंग्रेजों ने, तो उसके लोगों को ब्राइब वगैरह देके साइड कर दिया था। तो नवाब सिराजुद्दौला को अपनी जान बचा के बैटलफील्ड से भागना पड़ा। अंग्रेज उसको मार नहीं पाए उस दिन, वो वहां से भाग गया। और फिर क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव जो है वो कैलकाटा पहुंच जाता है और कैलकाटा को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लेता है। ठीक है, तो जो नवाब था सिराजुद्दौला वो तो हार के चला गया, तो जो अंग्रेजों का मकसद था वो तो पूरा हो गया। जिस नवाब को वो पसंद नहीं करते थे उसको हटा दिया। अब बारी आती है अपने पसंद के आदमी को नवाब बनाने की। तो उनकी पसंद क्या थी? मीर जाफर। तो मीर जाफर को तो पहले ही इन्होंने बोला था ना कि तुम बस बैटल में पार्टिसिपेट मत करना, हम तुम्हें नवाब बना देंगे। तो हुआ भी वही कि जब बैटल जीत ली अंग्रेजों ने, नवाब सिराजुद्दौला डर के भाग गया, तो मीर जाफर को अगला नवाब डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, तो अब तो रॉबर्ट क्लाइव की भी एंट्री हो गई ना बंगाल के पॉलिटिक्स में। अब तो अंग्रेजों ने ये बैटल जीता है, तो रॉबर्ट क्लाइव के कहने पे ही मीर जाफर को नवाब बनाया गया, और रॉबर्ट क्लाइव ने खुद को बंगाल का पहला गवर्नर डिक्लेयर कर दिया। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन है बच्चों? तो रॉबर्ट क्लाइव। तो 1757 में ही ये सब स्टार्ट हुआ। तो अभी तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बिजनेस करती है, वो अपने आप को एज अ कंपनी प्रमोट करती आ रही है, लेकिन ये बैटल जीतने के बाद तो बंगाल पूरा का पूरा उनके कंट्रोल में आ गया ना। तो उस बंगाल को कंट्रोल करने के लिए इनको अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप तो चाहिए, तो इसलिए ये गवर्नर का पोस्ट बनाया इन लोगों ने, और रॉबर्ट क्लाइव बन गया बंगाल का पहला गवर्नर। तो इस पोस्ट पे ये 1760 तक रहा। ठीक है, अब सिराजुद्दौला का क्या हुआ? सिराजुद्दौला तो हार के चला गया था, वहां से पलासी के बैटल से चला गया था, इसको वहां पे अंग्रेज मार नहीं पाए थे। तो लेकिन एक महीने के बाद सिराजुद्दौला को मीर जाफर के भाई ने पकड़ लिया। मीर जाफर तो अब नवाब बन गया था, तो मीर जाफर के भाई ने सिराजुद्दौला को पकड़ के उसको मार दिया। ठीक है, तो अब देखो मीर जाफर जो है वो तो रॉबर्ट क्लाइव की मर्जी से नवाब बना था ना। तो रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर के ऊपर काफी प्रेशर्स डालने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि उनको तो प्रॉफिट से मतलब है। तो मीर जाफर को 2 करोड़ की पेनल्टी देनी पड़ी। क्यों देनी पड़ी? क्योंकि यही कहा गया ना कि बंगाल के नवाब से लड़ाई हुई बैटल ऑफ पलासी में। तो अब बंगाल का जो भी नवाब बनेगा उसको तो वो पेनल्टी चुकानी होगी ना, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े हो तुम, तो 2 करोड़ की वार पेनल्टी मीर जाफर को चुकानी पड़ी। किया धरा सिराजुद्दौला का था, लेकिन पैसे चुका रहा था मीर जाफर। और साथ ही साथ रॉबर्ट क्लाइव को भी 20 लाख रुपए की रिश्वत दी मीर जाफर ने। क्यों दी? ताकि रॉबर्ट क्लाइव का आशीर्वाद उसको मिलता रहे, वो नवाब बना रहे। तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कहा जाता है कि इसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पर्सनल वेल्थ बनाने में था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी उतना काम नहीं करता था जितना खुद की जेबें भरने के लिए करता था। तो 3 साल तक ये रॉबर्ट क्लाइव 1757 से लेके 1760 तक 3 साल तक ये वहां पे रहा, गवर्नर रहा, काफी पैसे बनाए, और फिर वापस इसको लंदन बुला लिया गया। ठीक है, तो मीर जाफर जो है इन सारी चीजों से काफी परेशान हो गया था। जब देखो तब अंग्रेज उससे पैसे वगैरह मांगते रहते थे। तो मीर जाफर ने फैसला किया कि नहीं, अब मुझे भी थोड़ी हिम्मत दिखानी चाहिए, अंग्रेजों के सामने इतना दब के रहना अच्छी बात नहीं है। तो मीर जाफर ने क्या किया, उसने डच ईस्ट इंडिया कंपनी से हेल्प मांगी, क्योंकि बंगाल में तो हर तरह की यूरोपियन कंपनीज पहुंच चुकी थी। डच भी थे, पोर्चुगीज भी थे, फ्रेंच भी थे। तो फ्रेंच को तो ऑलरेडी अंग्रेजों ने हरा दिया था ना चंद्रनगर में।
तो मीर जाफर अब डच ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद मांगता है और उनसे कहता है कि मेरी मदद करो, मुझे अंग्रेजों को बंगाल के बाहर भगाना है। तो नवाब यानी मीर जाफर और ये जो डच थे दोनों मिल जाते हैं और अंग्रेजों को चैलेंज करते हैं। तो अंग्रेजों से उनकी एक लड़ाई होती है, इसको बोलते हैं बैटल ऑफ चिनसुरा। तो 1759 में ये लड़ाई हुई। तो चिनसुरा एक जगह है जो कलकत्ता से थोड़ी ही दूरी पे है। तो इसका नतीजा क्या निकला? वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था, फिर से अंग्रेज जीत गए। तो अंग्रेज जीत गए तो डच का जो है नामो निशान जो है बंगाल से मिट गया। यानी अब सिर्फ अंग्रेज ही हैं जो बंगाल पे कब्जा किए हैं। चंद्रनगर में पहले ही फ्रेंच लोगों को इन लोगों ने हरा दिया और अब डच को भी हरा दिया। तो एक ही यूरोपियन ताकत है जो बंगाल को पूरे तरीके से कंट्रोल करेगी, वो है अंग्रेज। तो अब देखो मीर जाफर जो है, मीर जाफर ने अंग्रेजों को आंख दिखानी स्टार्ट कर दी, अंग्रेजों से लड़ाई स्टार्ट कर दी, बैटल ऑफ चिनसुरा लड़ा। तो अब अंग्रेज चाहते हैं कि मीर जाफर को भी नवाब की गद्दी से हटा दिया जाए, क्योंकि उनको तो कोई पपेट चाहिए ना, कोई ऐसा आदमी चाहिए जो सिर्फ उनके ही कहने पे चले। तो रॉबर्ट क्लाइव उस वक्त इंडिया में ही था, वो 1757 से लेके 1760 तक गवर्नर रहा था। तो ये उसी टाइम की बात है, वो इंडिया में था। तो रॉबर्ट क्लाइव इन सब चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था। तो उसने क्या कहा? उसने मीर जाफर से कहा कि आप गद्दी से हट जाओ वरना हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। तो मीर जाफर ने रिजाइन कर दिया, वो नवाब की गद्दी से हट जाता है और मीर जाफर ने अपने दामाद मीर कासिम को अगला नवाब बना दिया। ठीक है। और मीर कासिम ने अंग्रेजों के साथ एक पीस ट्रीटी साइन कर ली कि हाँ भाई, आपको टाइम टू टाइम टैक्स मिलेगा और हम किसी और यूरोपियन कंपनी से मदद कभी नहीं मांगेंगे, कभी कोई ट्रीटी साइन नहीं करेंगे। इस तरह की चीजें कह के मीर कासिम ने अपना टेन्योर स्टार्ट किया। अब तो मीर कासिम बन गया ना नवाब। तो मीर कासिम ने नवाब बनते ही फैसला कर लिया था कि मुझे अंग्रेजों के कंट्रोल में नहीं रहना है, क्योंकि अंग्रेजों के कंट्रोल में रहने से क्या होता है वो देख चुका था। मीर जाफर उसके फादर इन लॉ थे, तो वो इन सब चीजों को जानता था। तो इसके लिए उसने कुछ स्टेप्स अपनाए। तो अभी तक जो है नवाबों की कैपिटल जो थी, बंगाल की जो कैपिटल जहां से नवाब कैपिटल चलाते थे, वो थी मुर्शिदाबाद। तो मुर्शिदाबाद में तो कई तरह की फैक्ट्रीज भी थी ना, अंग्रेजों की फैक्ट्री भी थी, हर तरह के यूरोपियन कंपनी की फैक्ट्री थी। तो अगर वो मुर्शिदाबाद में रहता तो बिल्कुल अंग्रेजों की नजरों के सामने ही रहता। तो इसलिए मीर कासिम ने क्या फैसला किया कि मैं यहां से दूर चला जाता हूं। तो उसने अपनी कैपिटल मुर्शिदाबाद से शिफ्ट कर ली, कहां? मुंगेर। तो मुंगेर नाम की एक जगह है, बिहार और झारखंड के बॉर्डर पे पड़ती है आज। तो उस वक्त ये सारी जगह तो बंगाल का ही हिस्सा थी, तो ये बंगाल का नवाब था, तो इसकी मर्जी ये कहीं भी कैपिटल बनाए। तो मुर्शिदाबाद से कैपिटल हटा के इसने मुंगेर में कर लिया। क्यों? ताकि अंग्रेजों से थोड़ी दूरी बनी रहे। तो मीर कासिम ने जो है, जब वो मुंगेर चला गया तो मुंगेर जाने के बाद उसकी हिम्मत और बढ़ गई। तो उसके जो गवर्नमेंट में, जो नवाब की जो गवर्नमेंट थी, तो नवाब अकेले तो रूल नहीं करता है, उसके अंडर कई सारे ऑफिसर्स होते हैं। तो उनमें से कई सारे ऐसे ऑफिसर्स थे जो रॉबर्ट क्लाइव के लॉयल थे, मतलब हर चीज रॉबर्ट क्लाइव को बताते थे, रॉबर्ट क्लाइव से ऑर्डर लेते थे। तो इस तरह के ऑफिसर्स को जो है मीर कासिम ने अपनी गवर्नमेंट से निकाल के फेंक दिया। ठीक। और एक और चीज हुई, तो मीर कासिम को यह तो पता था कि मुगलों ने इनको फरमान दे रखा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स नहीं देती है, जबकि अपने इंडियंस जो है वो टैक्स देते हैं। तो टैक्स देने की वजह से इनको दोहरा नुकसान होता है। इनका बिजनेस, ये जो भी सामान बनाते हैं वो महंगा बिकता है, और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनाती है, क्योंकि टैक्स तो देना नहीं है, तो ये सस्ते में सामान बेच पाती है। तो मीर कासिम ने सोचा कि मैं इस गड़बड़ को ठीक कर देता हूं। जो एडवांटेज ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली हुई है कि आपको टैक्स नहीं देना है, आपको नो टैक्स है ना, और इनको टैक्स देना है ना, तो इनकी एडवांटेज को मैं कम कर देता हूं। तो इंडियंस को भी उसने कहा कि नहीं, तुम लोगों को भी अब टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो इससे ईस्ट इंडिया कंपनी का एडवांटेज ही खत्म हो गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अब परेशान रहने लगी मीर कासिम से। और मीर कासिम जो है तब तक वो बिहार में जा चुका था, बिहार को अपनी कैपिटल बना चुका था, मुंगेर से कैपिटल चला रहा था वो। तो उसने क्या किया, बिहार वाले एरिया में जो ब्रिटिश ऑफिसेज हुआ करते थे, तो उसने पटना पे अटैक कर दिया। पटना में ब्रिटिश का बहुत बड़ा ऑफिस था, तो पटना में अटैक करके वहां पे कई 100 एम्प्लॉयज को मार दिया उसने, ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय को मारा।
तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी मीर कासिम के पीछे पड़ गई कि अब मीर कासिम को मारना बहुत जरूरी हो गया, ये खतरनाक बन गया है। तो इसके लिए अंग्रेजों ने अपने मिलिट्री जनरल हेक्टर मुनरो को भेजा कि जाओ मीर कासिम का कुछ करो। ठीक, तो मीर कासिम को पता था कि अब मेरी लड़ाई होगी ही होगी अंग्रेजों से, वो खुद ही अटैक कर रहा था। तो मीर कासिम जानता था कि मैं अकेले अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर सकता हूं। तो मीर कासिम ने मदद मांगी सुजाउद्दौला से। तो सुजाउद्दौला कौन था? तो ये अवध का नवाब था। अवध यानी लखनऊ वाला, लखनऊ फैजाबाद का रीजन। तो जैसे मीर कासिम नवाब था वैसे ही ये अवध का नवाब था, तो दोनों की हैसियत बराबर थी। तो मीर कासिम ने सुजाउद्दौला से मदद मांगी कि आओ तुम भी मिलो मेरे साथ और हम दोनों मिलके अंग्रेजों का मुकाबला करते हैं। फिर इन दोनों ने मुगल एम्परर शाह आलम से भी मदद मांगी। तो मुगल एम्परर शाह आलम और ये दोनों नवाब मिल गए, इकट्ठे हो गए। क्यों इकट्ठे हो गए? ताकि अंग्रेजों से मुकाबला कर सके। तो अंग्रेजों ने भेजा था हेक्टर मुनरो को कि जाओ और मीर कासिम को पकड़ो जहां भी मिले। तो एक तरफ तो ये तीनों, दो नवाब और मुगल एम्परर, और दूसरी तरफ अंग्रेजों की फौज। तो इन लोगों का मुकाबला हुआ बैटल ऑफ बक्सर में। बक्सर बिहार में एक जगह है, ठीक है। तो नदी के किनारे इन लोगों का मुकाबला हुआ। अब देखो इस मुकाबले में क्या खासियत है। पहली बार मुगल एम्परर जो है वो लड़ने जा रहा है अंग्रेजों से। अभी तक अंग्रेज नवाब जैसे छोटे मोटे रूलर से लड़ते थे, अब सीधा मुगलों के एम्परर से ही लड़ाई होने जा रही है। ठीक, इसका नतीजा क्या हुआ कि इस बैटल में ये तीनों बुरी तरीके से हार गए। बंगाल का नवाब हार गया, अवध का नवाब हार गया और मुगल एम्परर हार गए। जीता कौन? हेक्टर मुनरो। तो इस हार के बाद क्या हुआ कि मुगल एम्परर की पूरी इज्जत ही चली गई। वो तो एम्परर है और ये तो कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो कंपनी की फौज से हार गया था मुगल एम्परर, तो उसकी रही सही जो भी ताकत और इज्जत होती है सब चली गई। ठीक, तो इसके बाद क्या हुआ कि अभी तक तो अंग्रेज जो है वो नवाबों को ही दबा के रखते थे ना, अपने जूते के तले रखते थे। अब मुगल एम्परर को भी दबा सकते हैं वो, क्योंकि अभी अभी उन्होंने हराया है मुगल एम्परर को। तो अब मुगल एम्परर भी एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का पपेट बन गया। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्फ्लुएंस पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल गया। क्योंकि आप अगर मुगल एम्परर को हरा दोगे, देखो इनकी कोई मंशा नहीं थी कि हम मुगल एम्परर से कोई पंगा लें। मुगल एम्परर खुद ही बैटल ऑफ बक्सर में इन्वॉल्व हो गए थे। तो अब मुगल एम्परर को हराने की वजह से अचानक से इंग्लिश कंट्रोल जो है अचानक से बिना कुछ मेहनत किए पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल गया। ठीक, तो इसको बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर। ये कब हुई थी ये लड़ाई? 1764 में। तो बैटल ऑफ बक्सर में ये जो अंग्रेज जीत गए और मुगल्स हार गए, तो इसका नतीजा क्या निकला? तो मीर कासिम हार गया ना, मीर कासिम को ही हराने के लिए ये सब हुआ था ना। तो मीर कासिम हार के वहां से भाग गया। तो अब मीर कासिम भाग गया तो फिर से किसी को तो नवाब बनाना है। तो अंग्रेजों ने फिर से मीर जाफर को ही नवाब बना दिया। तो ये मीर जाफर दूसरी बार नवाब बन रहा है, सेकेंड टाइम। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन 2 बार बंगाल का नवाब बना? तो 2 बार बंगाल का नवाब मीर जाफर को ही बनना पड़ा। दोनों बार अंग्रेजों की मदद से ही वो बना था। अब मीर कासिम का क्या हुआ? तो मीर कासिम बक्सर की लड़ाई में हार गया था। उसके बाद वो वहां से जो भागा, तो उसके बाद उसको किसी ने नहीं देखा। वो कभी फिर लौट के अपने मतलब किंगडम को कंट्रोल करने के लिए उसने कभी कोशिश नहीं करी और 77 में उसकी डेथ हो गई। तो बची हुई जिंदगी जो है ना उसने काफी गरीबी में बिताई मीर कासिम ने। तो अब रॉबर्ट क्लाइव के बारे में भी जान लो। तो रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 तक गवर्नर रहा। तो जब वो गवर्नर था तो उस वक्त नवाब कौन था? तो यही मीर जाफर था। तो उसके बाद 1760 में रॉबर्ट क्लाइव लंदन चला गया था, लेकिन 1765 में ये फिर लंदन से वापस इंडिया आता है। तो जब ये इंडिया आता है तब तक बैटल ऑफ बक्सर जैसी बड़ी लड़ाई अंग्रेज जीत चुके थे। तो अब उनको कोई तजुर्बेकार आदमी चाहिए था, कोई ऐसा आदमी चाहिए था जिसके पास एक्सपीरियंस हो कि बंगाल को कैसे चलाना है। क्योंकि इतनी बड़ी जीत ली है इन लोगों ने, मुगल एम्परर को हरा दिया है, पूरा बंगाल अपने कंट्रोल में आ गया है। तो
ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव से कहा कि तुम दोबारा बंगाल जाओ, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, तुम पहले भी गवर्नर रह चुके हो। तो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव जो है वो फिर से इंडिया आता है, ये दूसरी बार गवर्नर बनता है। तो रॉबर्ट क्लाइव सीधा जाता है इलाहाबाद। इलाहाबाद क्यों जाता है? क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर जो हमने एक और वीडियो में कवर किया, तो बैटल ऑफ बक्सर में जब हार गया था मुगल एम्परर, तो मुगल एम्परर से कहा गया था कि आप दिल्ली छोड़ दो, दिल्ली से निकल के आप इलाहाबाद में जाके रहो। तो अंग्रेजों ने इनको दिल्ली से निकाल के इलाहाबाद में ट्रांसफर कर दिया था। तो इलाहाबाद का जो महल है वो एक्चुअली अवध के नवाब का महल था, तो वो महल लेके अंग्रेजों ने मुगल एम्परर को दे दिया था और मुगल एम्परर वहीं रहते थे। तो रॉबर्ट क्लाइव जैसे ही इंडिया पहुंचा वो चला गया इलाहाबाद। क्यों गया? क्योंकि उस इतनी बड़ी लड़ाई जीती थी ना, बैटल ऑफ बक्सर, तो उसी के लिए ट्रीटी साइन करने गया था कि तुम लोग तो हार गए हो, अब तुम लोगों को हमारी कुछ शर्तें माननी पड़ेगी। तो एक ट्रीटी साइन हुई, उसको कहा गया ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो ये ट्रीटी किन किन लोगों के बीच साइन हुई? तो एक तरफ तो रॉबर्ट क्लाइव था ईस्ट इंडिया की कंपनी की तरफ से, दूसरी तरफ हारे हुए लोग थे। 3 लोग हारे थे ना। जो बंगाल का नवाब हारा था, नवाब मीर कासिम, वो तो अब रिटायर हो चुका है, उसके बारे में किसी को नहीं पता, वो तो भिखारी का जीवन जीता है। लेकिन बाकी 2 लोग तो है ना। तो एक तो मुगल एम्परर है, मुगल एम्परर शाह आलम II, जो कि बैटल ऑफ बक्सर में हारा था, और दूसरा कौन है? अवध का नवाब। तो इन दोनों को पकड़ा रॉबर्ट क्लाइव ने कि तुम दोनों हार गए हो, तो तुम्हें मेरी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। तो वही शर्त है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और ये कब साइन हुई? तो 1765 में साइन हुई। कहां पे साइन हुई? ये तो नाम से ही क्लियर है कि इलाहाबाद में साइन हुई थी। ठीक है, तो इसी ट्रीटी में सब कुछ तय हुआ था कि आज से आप इलाहाबाद में ही रहोगे, आप दिल्ली में नहीं रहोगे। तो दिल्ली में अब अंग्रेज कब्जा करेंगे। आपको इलाहाबाद इसलिए भेजा गया क्योंकि इलाहाबाद कोई इंपॉर्टेंट टाउन नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां से लोगों को ताकत मिल सके, इसलिए एक छोटे से शहर में भेज दिया, इलाहाबाद में भेज दिया। अब इस ट्रीटी में शर्त क्या रखी रॉबर्ट क्लाइव ने कि उसने मुगल एम्परर को कहा कि आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट देना होगा, बंगाल का, बिहार का और उड़ीसा का। तो ये दीवानी राइट क्या है? टैक्स वसूलने की ताकत, टैक्स वसूलने की अथॉरिटी। यानी उसने कहा कि अब आपके लोग टैक्स नहीं वसूलेंगे, अब ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स वसूलेगी, और जितना भी टैक्स वसूलेगी उसमें वो हम रखेंगे, बदले में आपको हर साल फिक्स अमाउंट हम दे दिया करेंगे। तो 23 लाख रुपए हर साल हम आपको देंगे, बाकी कुछ नहीं देंगे, बाकी जो टैक्स होगा वो सब कलेक्ट करके हम ईस्ट इंडिया कंपनी रखेंगे। तो ये ट्रीटी तो माननी पड़ी ना मुगल एम्परर को, क्योंकि वो बैटल ऑफ बक्सर हार गए थे। तो हारा हुआ आदमी क्या कर सकता है, उसको तो सब कुछ मानना ही पड़ेगा। तो जैसा कि दीवानी राइट मैंने आपको समझा दिया कि दीवानी राइट का मतलब था टैक्स कलेक्ट करना। तो ये टैक्स कौन भरते थे? फार्मर्स भरते थे, मर्चेंट्स भरते थे, और जो छोटे मोटे जो बिजनेसमैन होते थे या कारीगर होते थे, कोई खिलौना बनाने वाला, कोई बर्तन बनाने वाला, इस तरह के लोग टैक्स दिया करते थे। तो जनरली क्या होता था, पहले तो ये टैक्स नवाब कलेक्ट करते थे, और नवाब जो भी टैक्स कलेक्ट होता था उसका 90-95% मुगलों को दे देते थे और 5-10% खुद रख लेते थे। तो अब इसी नवाब को हटा के ब्रिटिश उनकी जगह लेना चाहते हैं। ये कहते हैं कि नवाब नहीं टैक्स कलेक्ट करेंगे, नवाब आपका आदमी है, टैक्स हम कलेक्ट करेंगे और बदले में एक फिक्स्ड अमाउंट 23 लाख रुपए की हर साल हम आपको देंगे, आप उतने में ही खुश रहो। तो ये तो एम्परर से उसने अपना हिसाब वसूल लिया रॉबर्ट क्लाइव ने। अब अवध का जो नवाब था, रॉबर्ट क्लाइव चाहता तो अवध पे भी पूरी तरीके से कब्जा कर लेता, जैसे बंगाल पे कब्जा किया था, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने ऐसा क्यों नहीं किया? देखो, ये बंगाल है, इस बंगाल में बिहार भी आता है, तो इसके जस्ट बाद अवध था, अवध, और इसके बाद थी दिल्ली। तो दिल्ली वाले रीजन में जो है मराठास काफी स्ट्रांग थे। मराठा, दिल्ली, कानपुर, इन जगहों पे मराठास का कंट्रोल हो गया था। जो मुगल एम्परर था वो तो काफी वीक हो गया था, वैसे भी उसको इलाहाबाद शिफ्ट कर दिया गया था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने सोचा कि अगर मैं अवध को मिला लेता हूं तो मैं मराठास का नेबर, पड़ोसी बन जाऊंगा, और पड़ोसी अक्सर लड़ते हैं,
इसलिए उसने सोचा कि मैं अवध पे कब्जा नहीं करता हूं, अवध को एज अ बफर ट्रीट करता हूं, यानी अगर मराठा लड़ेंगे भी तो वो अवध से लड़ेंगे, अवध वाले जानेंगे ये अवध की प्रॉब्लम है, मैं अपना बंगाल में खुशी खुशी चैन सुकून की जिंदगी जीऊंगा। इसलिए रॉबर्ट क्लाइव ने अवध पे कब्जा नहीं किया। ठीक है, तो अब क्या सिचुएशन है, बंगाल पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में है। साथ ही साथ मुगल एम्परर ने उससे यह भी कह दिया है कि आप टैक्स कलेक्ट करो, दीवानी राइट हम आपको दे दे रहे हैं। ठीक, तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ही बंगाल की असली मालिक बन गई, क्योंकि नवाब तो सिर्फ नाम के रह गए ना, नवाब तो वही बनता था जो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको बनाना चाहती थी। तो एक नई तरह की व्यवस्था शुरू हो गई बंगाल में, जिसको कहा गया डुअल गवर्नमेंट। अब ये डुअल गवर्नमेंट क्यों, क्योंकि नवाब तो है ही, नवाब का पोस्ट तो था ही, और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी ने गवर्नर नाम का आदमी बिठा रखा था, तो दोनों मिल के बंगाल पे राज करते थे ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का काम था पैसे बनाना, यानी टैक्स कलेक्ट करने वाला काम, टैक्स कलेक्ट करो, बिजनेस करो, इस तरह के काम ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी। नवाब के हिस्से दे दिया गया लॉ एंड ऑर्डर, यानी कंपनी जो है सिर्फ पैसे वाले ही काम देखेगी और नवाब जो है बाकी जिम्मेदारियां निभाएगी। तो लॉ एंड ऑर्डर, कोर्ट कचहरी, पुलिस वगैरह ये सब नवाब देखेंगे, क्योंकि उन सब कामों में प्रॉफिट तो है नहीं। तो नवाब बंगाल के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो एक ही वक्त में दो दो गवर्नमेंट चलने लगी ना, एक तो नवाब की गवर्नमेंट और एक ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नमेंट। तो दोनों में से कोई भी आपके घर आ सकता था, कोई भी आपको अरेस्ट कर सकता था। तो इस तरह के सिचुएशन को, इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को डुअल गवर्नमेंट का नाम दिया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, डुअल गवर्नमेंट किसने स्टार्ट किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट किया। कब किया? तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद किया। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद का ही मतलब था ना कि दो दो गवर्नमेंट चलेंगी। तो 1765 में डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट हो गई। तो कंपनी टैक्स कलेक्ट करती थी और जो नवाब थे वो निजामत का काम देखते थे। निजामत का काम यानी कि लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, कचहरी, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है। तो डुअल गवर्नमेंट का मतलब ये था कि भले ही दो दो गवर्नमेंट है, तो कंपनी, मान लो कुछ बाढ़ आ जाए या सूखा हो जाए या कोई गरीब मर जाए, तो गरीब अगर कोई परेशानी होगी तो वो तो नवाब को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा ना, उसका सारा गुस्सा नवाब की तरफ जाएगा, क्योंकि कंपनी तो सिर्फ टैक्स कलेक्ट करती है। लेकिन सही मायने में असली ताकत तो कंपनी के पास थी, ये नवाब भी कंपनी का ही गुलाम था। तो एक तरह से कंपनी बहुत मजे में थी, वो पैसे तो बनाती थी लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती थी, जिम्मेदारी सारी नवाब के कंधों पे डाल देती थी। तो इस तरह से जो दो दो गवर्नमेंट चल रही थी, तो इसका काफी नुकसान हुआ। तो जो बंगाल की गवर्नमेंट है वो ढंग से चल नहीं पाई और कुछ ही सालों के बाद डुअल गवर्नमेंट को खत्म करना पड़ा। तो 65 से लेके 72 तक, यानी 7 सालों तक डुअल गवर्नमेंट चला। रॉबर्ट क्लाइव के कहने पे ये लागू किया गया था, 72 में इसको खत्म कर दिया गया। ठीक, क्यों खत्म कर दिया गया? क्योंकि ना ही कंपनी ना ही नवाब, दोनों में से किसी को इस बात से लेना देना नहीं था कि बंगाल की जो कॉमन पब्लिक है उनके दुख दर्द को दूर किया जाए। दोनों बस पैसे बनाने में लगे रहते थे और दोनों में आपस में ये भी रहता था कि मैं टैक्स देखूंगा, तुम पुलिसिंग देखोगे। तो ये दोनों जिम्मेदारी एक दूसरे पे डाल देते थे, यानी काम कोई भी नहीं करता था। तो डुअल गवर्नमेंट बहुत बुरी चीज साबित होने लगी बंगाल के लिए। तो रॉबर्ट क्लाइव के बाद जो गवर्नर बना बंगाल का वो था वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में फाइनली डुअल गवर्नमेंट को खत्म कर दिया। तो ये डुअल गवर्नमेंट जब चल रहा था उस वक्त बंगाल की हालत बहुत खराब हो गई थी। तो बात है 1770 की। तो डुअल गवर्नमेंट कब से कब तक रहा? तो 1765 से लेके 1772 तक डुअल गवर्नमेंट रहा ना, उसी बीच की बात कर रहा हूं मैं, 1770 की। तो उस साल बंगाल में एक बहुत जबरदस्त, बहुत बड़े स्केल का सूखा पड़ा, अकाल पड़ा। ठीक है, तो ये इस माना जाता है कि ये सारी कहानी बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर के वक्त ही शुरू हो गई थी। तो उसी वक्त अंग्रेजों ने बंगाल को पूरी तरीके से लूटना स्टार्ट कर दिया था। तो ये जो रॉबर्ट क्लाइव था, ये जब गवर्नर बना था तो इसकी उम्र सिर्फ 33 साल की थी, सिर्फ 35 ईयर्स। तो इसका पूरा ध्यान सिर्फ बंगाल में पैसे बनाने में ही लगा रहता था।
तो कहा जाता है कि जब ये 1760 में जब पहली बार इसको लंदन बुलाया गया था, तो ये यहां से 3 लाख पाउंड यानी अगर आज इसको मैं कन्वर्ट कर दूं तो 24 करोड़ रुपए होते हैं। और उस जमाने में 24 करोड़ रुपयों का क्या मतलब होता होगा, आप समझ सकते हो। तो ये लगभग समझ लो कि 200-300 करोड़ रुपए यहां से कमा के गया था रॉबर्ट क्लाइव। और साथ ही साथ ये 27,000 रुपए की एनुअल पेंशन भी लेता था, 27,000 रुपए की एनुअल पेंशन। तो इसका पूरा ध्यान सिर्फ पैसे बनाने में ही था रॉबर्ट क्लाइव का। तो बंगाल पे तो कोई ध्यान दे नहीं रहा था। और जो बंगाल में एक जमींदारी सिस्टम भी आ गई थी कि जमींदार जो है वो किसानों से टैक्स वगैरह लेंगे, तो बंगाल की जो कॉमन पब्लिक है, जो कॉमन किसान थे, जो कॉमन खेती बाड़ी करने वाले लोग थे, उनकी हालत पूरी तरीके से खराब हो गई थी। ऊपर से क्या हुआ कि बारिश भी नहीं हुई इस साल, 1770 में बारिश भी नहीं हुई। इन सब का असर ये हुआ कि बहुत बड़े लेवल का अकाल आ गया, सूखा। सूखा कब आता है? जब खेतों में अनाज नहीं होता है। आप कोई भी अनाज लगाओगे तो उसको बढ़ने के लिए पानी तो चाहिए, बारिश तो चाहिए। तो अगर बारिश ही नहीं हो 2-3 महीने, तो आपकी अनाज, आपका फसल बर्बाद हो जाता है। तो इसी तरह 1770 में आप याद रखना, ईयर बहुत बड़ा फेमिन या अकाल कह सकते हो बंगाल में आया था। ये इतना जबरदस्त था कि 1/3 ऑफ द बंगाली पॉपुलेशन खत्म हो गई, यानी 3 में से 1 आदमी मर गया बंगाल का। ठीक है, तो 30 मिलियन की पॉपुलेशन में से 10 मिलियन लोग मर गए। तो कितना बड़ा ये भूकंप आया था, भूकंप नहीं, अकाल आया था। तो इस अकाल का एक सबसे बड़ी वजह क्या थी कि बारिश नहीं हो रही थी, और पहले ही लोगों में कितनी गरीबी थी, उनके पैसे सब कंपनी और नवाब सब मिलके लूटते थे। और दूसरी चीज क्या थी कि जो टैक्स है, जो कृषि कर है, कोई भी किसान जो टैक्स देता था वो 10% बढ़ा दिया गया था 1770 में। तो एक तो लोग ऐसे ही गरीब है, अब उनके टैक्सेस भी आप बढ़ा रहे हो, तो उनके पास ना अनाज खरीदने का पैसा है, ना पीने का पानी है, तो क्या होगा, वो भूखे ही मरेंगे ना। तो इस तरह आप देख रहे हो कितनी जबरदस्त चीज हुई, कितनी बुरी चीज हुई बंगाल के साथ। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेट फेमिन ऑफ बंगाल कब आया था? तो 1770 में आया था। तो ये आप याद रखोगे। तो वॉरेन हेस्टिंग के बारे में देख लेते हैं। तो वॉरेन हेस्टिंग ने गवर्नर बनते ही सबसे पहला काम क्या किया था? इसने डुअल गवर्नमेंट हटा दिया था। तो वॉरेन हेस्टिंग जब बना था तो ये पहला गवर्नर था प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम का। ठीक, क्योंकि देखो कैलकाटा और बंगाल अपनी जगह है, लेकिन हम बात कर रहे हैं फोर्ट विलियम की, कैलकाटा की, बंगाल की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी का पहला गवर्नर था। ठीक, और ये बंगाल का गवर्नर तो था ही। तो इसी ने डुअल गवर्नमेंट अबॉलिश कर दी। स्टार्ट किसने करी थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। अबॉलिश किसने करी? तो वॉरेन हेस्टिंग ने करी। अब ये 72 में गवर्नर बन चुका था। अब क्या हुआ कि 73 में जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है उसने एक एक्ट पास किया, उसको कहा गया रेगुलेटिंग एक्ट। तो इस एक्ट का मकसद ये था कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वो चाहते थे कि वो कंपनी के डे टू डे वर्क पे नजर रखे, उस पे कंट्रोल बनाए रख सके। तो 1773 में ये रेगुलेटिंग एक्ट आता है। तो इस एक्ट के जरिए गवर्नर ऑफ बंगाल जो था उसकी पोस्ट को, उसके पोजीशन को चेंज करके, उसका नाम चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रख दिया जाता है। देखो गवर्नर क्या होता है समझो। अंग्रेजों ने 3 जगह पे कंट्रोल बना रखा था, एक तो बंगाल, एक मद्रास और एक बॉम्बे। तो इन तीनों जगह पे गवर्नर होते थे, गवर्नर। तो तीनों गवर्नर की ताकत बराबर होती थी। जैसे आज मैं आपसे पूछूं कि उत्तर प्रदेश का गवर्नर है और एक अगर मैं पूछूं कि उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है और महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर है, दोनों में से किसके पास ज्यादा ताकत है? तो आप कहोगे कि दोनों ही तो अपने अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर है ना, तो दोनों में बराबर ताकत है। तो यही सिस्टम था अंग्रेजों का। तीनों जगह पे गवर्नर होते थे और तीनों गवर्नर बराबर होते थे। फिर बंगाल की अहमियत बढ़ती चली गई। तो उस अहमियत को दर्शाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि इन तीनों जगहों में से सबसे इंपॉर्टेंट जगह बंगाल है, इसलिए यहां के गवर्नर की नाम चेंज करके गवर्नर जनरल कर दिया गया। बाकी दोनों जगह गवर्नर ही रहे। आज अगर आप किसी कंपनी में देखोगे तो एक पोस्ट होती है मैनेजर की,
और एक पोस्ट होती है जनरल मैनेजर की। तो जनरल मैनेजर हमेशा मैनेजर के ऊपर वाली पोस्ट होती है। तो वैसे ही गवर्नर को बना दिया गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल बाकी दोनों गवर्नर्स को कंट्रोल कर सकता था, इसीलिए। तो इस तरह से वॉरेन हेस्टिंग जो थोड़े दिनों पहले तक गवर्नर ऑफ बंगाल था, अब वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया, और ये पहला इंसान था जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल बना। ठीक, तो ये 1774 में बन गया रेगुलेटिंग एक्ट आने के अगले साल, और ये 1785 तक वॉरेन हेस्टिंग ही गवर्नर जनरल की पोस्ट पे रहा। तो जब ये गवर्नर जनरल था बंगाल का, तो उस टाइम कुछ मेजर वॉर्स हुए थे, ब्रिटिशर्स ने कुछ मेजर वॉर्स लड़े थे। तो इन वॉर्स की मदद से जो अंग्रेज हैं वो साउथ इंडिया में एक्सपैंड कर पाए। तो ये इसके टेन्योर में वॉरेन हेस्टिंग के गवर्नर जनरल रहते रहते, क्योंकि अब तो ये गवर्नर जनरल है ना, तो अब मद्रास में क्या होगा और अब बॉम्बे में क्या होगा वो भी इसको ही कंट्रोल करना है। अब इसको बंगाल ही नहीं, बाकी दोनों जगह पे भी ध्यान लगाना है। तो इसी के गवर्नर जनरल रहते रहते फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था। एंग्लो मराठा यानी मराठा और अंग्रेजों के बीच की लड़ाई। और सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था। टीपू सुल्तान और उसके फादर हैदर अली ने लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ। तो इस तरह आप देख रहे हो कि अंग्रेज पहले बंगाल पे उन्होंने अपना कब्जा जमाया और अब साउथ इंडिया की तरफ भी प्रोसीड कर गए। तो अगले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि अंग्रेजों ने मराठों पे कैसे विजय पाई, कैसे मराठा किंगडम को खत्म करके वहां पे खुद को स्टैब्लिश किया और कैसे मैसूर को भी कैप्चर कर लिया। ठीक।